हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग एसएससी सीजीएल की इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और प्रीवियस पेपर सॉल्व करते करते हम लोग 9 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रीवियस पेपर 10th। ये भी 3 दिसंबर को हुआ था, 3 दिसंबर 2022 को हुआ था। लेकिन ये कौन सी शिफ्ट का है? सेकंड शिफ्ट का है। मतलब ये क्या होगा, 11:45 से 12:45 वाला पेपर होगा, ठीक है। तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन और देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत होते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। शुरू हो जाओ। क्या क्वेश्चन पूछा है? एंटोनीम का क्वेश्चन पूछा है। एंटोनीम किसका पूछा? ये देखो, छोटा सा अट्रैक्ट्स को अंडरलाइन करके दिया हुआ है। पढ़ो सेंटेंस को, ठीक है। क्या है कि बिल्ट बाय किंग नरसिम्हा देव, ठीक है। एक राजा थे नरसिम्हा देव, ठीक है। कौन थे? नरसिम्हा देव फर्स्ट ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, ठीक है ना। तो पूर्व में, मतलब पूर्वी घाट पे, जो पूर्वी समुद्र तट है भारत का, वहाँ पे गंगा डायनेस्टी हुआ करती थी। तो गंगा डायनेस्टी के राजा थे। और ये गंगा डायनेस्टी कब से कब तक थी, या ये राजा कब से कब तक थे? 1238, मतलब 1238 से 1250 ईस्वी तक इन लोगों ने यहाँ राज किया था। तो ये 13th सेंचुरी चल रही है ना, हाँ। तो 13th सेंचुरी लेट स्टाइल कलिंगम लिखा है ना, 13th सेंचुरी लेट स्टाइल कलिंगम टेम्पल। तो कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है। तो उड़ीसा के राजा थे ये, गंगा वंश के, ठीक है। इन्होंने लिखा है फॉर्म्स पार्ट ऑफ द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ उड़ीसा। तो ये मतलब गोल्डन, जो उड़ीसा का गोल्डन ट्रायंगल है, उसका गोल्डन ट्रायंगल कौन सा होता है उड़ीसा का? गोल्डन ट्रायंगल में आता है पुरी, भुवनेश्वर, ठीक है ना, ये चीजें हैं, ठीक। तो उसका एक हिस्सा है वो कलिंगम टेम्पल, ठीक। एंड अट्रैक्ट्स टूरिस्ट, पिलग्रिम्स एंड हिस्ट्री एंड आर्ट लवर्स। तो हिस्ट्री और आर्ट लवर्स जो होते हैं, हिस्ट्री और आर्ट लवर्स जो होते हैं, वो जो पिलग्रिम्स तीर्थयात्री हैं, जो टूरिस्ट हैं, उन सबको ये क्या करता है? ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित करता है इन सबको अपनी ओर। चलो लगाओ, अट्रैक्ट का एंटोनीम बताओ। तो अट्रैक्ट मतलब अपनी ओर खींचना, एंटोनीम का मतलब क्या हुआ? रोकना। रोकना। तो रोकने के लिए क्या लगाओ? एम्बॉडीज का मतलब क्या होता है? साकार रूप ले लेना। जब जब कोई विचार साकार रूप में आ जाता है, मानव रूप में आ जाता है, तो उसको साकार, जिसको कहते हैं भगवान ने अवतार ले लिया है, एम्बॉडी। श्राउड का मतलब देखो, श्राउड का मतलब होता है भैया कफन। और कफन से क्या होता है? डेड बॉडी को ढका जाता है। अब अगर इसको वर्ब के फॉर्म में लगा दोगे तो वर्ब के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा? कवर। और नाउन के फॉर्म में क्या हो जाएगा? कफन, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ भी इसको भी लगाने की जरूरत नहीं है। इल्यूसिडेट का मतलब क्या होता है? मेक इजी, या इसको क्या करना है? एक्सप्लेन करना। इल्यूसिडेट का मतलब क्या होगा? किसी चीज को एक्सप्लेन करना। तो ना ये लगा ना ये लगा ना श्राउड लगा। अब क्या बचा? डिटर। डिटर का मतलब क्या होता है? या तो पोस्टपोन करना, या क्या करना? रोकना इनको। तो रोकना मतलब क्या हुआ? स्टॉप करना, या रोकना, या रजिस्ट करना। तो ये हो गया, तो यही लगेगा, क्योंकि ये वर्ड क्या है? अट्रैक्ट करना, ठीक। मैं क्लियर करके दिखाता हूँ। वर्ड क्या है? अट्रैक्ट करना। तो अट्रैक्ट करने का अपोजिट क्या हो जाता है? रोकना, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया? 4 वाला हो गया। आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? करेक्ट एक्टिव फॉर्म। करेक्ट एक्टिव फॉर्म, तो एक्टिव फॉर्म देखो, यहाँ क्या लिखा है? इज यहाँ लिखा है, बीइंग यहाँ लिखा है, डिमांडेड। तो इज बीइंग डिमांडेड, अब बाय यू लिखा है। तो बाय यू का मतलब क्या होता है? यू अगर यहाँ आ गया तो यू के साथ इज के बदले में क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। और जो बीइंग डिमांडेड है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा? डिमांडिंग हो जाएगा, ठीक है। यू आर डिमांडिंग, ठीक। आ जाओ, ऑप्शन देख लो। वाई आर यू, इसके पहले क्या होगा? आर पहले हो जाएगा, वाई लग जाएगा। वाई आर यू, वाई यू नहीं होगा, वाई आर यू डिमांडिंग ये हो सकता है। वाई यू आर, यू के बाद आर लगा दोगे, गलत हो जाएगा। हो गया आंसर, ठीक है ना। वाई आर यू डिमांडिंग। तो देखो, इस वाले में डिमांड लिखा हुआ था, गलत था। दो ही है डिमांडिंग, एक ये वाला डिमांडिंग है, एक ये वाला डिमांडिंग है।
अब इस वाले में आर को बाद में कर दिया इसलिए गलत हो गया। इंटरोगेटिव होने का मतलब आर को यू के पहले आना चाहिए, तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? 2 वाला। कोई शक शुबहा हो तो बताओ, आगे बढ़े। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फिर से पैसिव फॉर्म बताओ आप। तो पैसिव फॉर्म किसका बताना है भैया? देखो, दे फायर्ड हर, मेन चीज यही है, बिकॉज शी वॉज केयरलेस, इसकी पैसिव बननी भी नहीं है। सी दे फायर्ड हर, तो पहले तो आप फायर समझो जरा। फायर का देखो, एक मतलब होता है फायर का आग, दूसरा मतलब होता है फायर का क्या होगा? गोली चलाना। ठीक, क्या होता है? वो देखा है ना, कोई मूवी भी देखा होगा तो गोली चलाने के लिए क्या कहते हैं आप? फायर। हाँ ठीक है, तो ये गोली चलाना हो गया। ठीक, और एक फायर का मतलब होता है नौकरी से निकालना। क्या होता है? नौकरी से निकालना, सस्पेंड करना, सस्पेंड कर निकालना, हाँ सस्पेंड करना ही समझ लो। ठीक है। तो यहाँ कौन सा फायर है भैया? तो दे फायर्ड हर, उन लोगों ने उसको फायर कर दिया क्योंकि वो केयरलेस थी, तो गोली नहीं मारे होंगे, नौकरी से निकाले होंगे। अब जरा फायर्ड का एनालिसिस करो। फायर्ड क्या है? ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब फिर वही बात जो रोज बताते हैं, इसका मतलब हुआ कि पैसिव में वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाना होगा। ठीक है, ढूंढो वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। हैड बीन कोई गुंजाइश नहीं, वाज फायर्ड हो सकता है, इज फायर्ड होगा ही नहीं। हो गया ना आंसर? देखो, समझाने में जितनी देर लगे तो लगे, वो आंसर ढूंढने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। और मैं चाहता हूँ यही आप लोगों की आदत बन जाए भैया, ठीक है, ताकि उसमें बहुत देर तक ताम झाम ना करना पड़े। ही हैज एक्सपीरियंस्ड डैश अब्यूज्ड, अब्यूज का मतलब हुआ मिसयूज, दुरुपयोग होता है, तो उसने एक्सपीरियंस किया। एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ? भोगता है, सफर किया है, अंडरवेंट है। ठीक है, तो वो भोगा है। क्या फिजिकल अब्यूज होगा कि विजिबल अब्यूज होगा कि पल्पेबल अब्यूज होगा कि इंटेंजिबल होगा? पल्पेबल का मतलब जिसको छूकर महसूस किया जा सकता है, और अब्यूज मिसयूज हो गया, दुरुपयोग है यार। छूकर पैल्पेबल अब्यूज क्या हो गया? मतलब छूकर महसूस करने वाली अब्यूज को, दुरुपयोग को उसने महसूस किया, ये नहीं होगा। और इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मतलब जिसको छू करके महसूस नहीं किया जा सकता, अमूर्त है। तो अमूर्त देखो, अम्यूज जो है, अब्यूज जो है, ना तो अमूर्त होगा ना तो मूर्त होगा। ठीक, बात समझ में आ गई ना? अब फिजिकल होगा, यस ये फिजिकल होगा, विजिबल और इनविजिबल नहीं होता यार, दुरुपयोग क्या होगा? फिजिकल अब्यूज मतलब शारीरिक, किसी की शरीर का दुरुपयोग होता है, मिसयूज होता है, तो उसको कहते हैं फिजिकल अब्यूज। तो ही हैज एक्सपीरियंस फिजिकल अब्यूज, चौथा हो गया। ठीक है, आ जाओ भैया पांचवें में फिर खाली जगह भरनी है। अनीता इज एन एम्प्लॉय, अनीता एक एम्प्लॉय है। क्या है? एम्प्लॉय है। हु हैज अनकंडीशनल डैश फॉर हर कंपनी, जिसको अपनी कंपनी के लिए अनकंडीशनल डैश चीज है। तो अनकंडीशनल क्या होता है? अनकंडीशनल लव होता है, अनकंडीशनल डेडिकेशन होता है। डेडिकेशन जो होता है ना, कंडीशनल अनकंडीशनल नहीं होता। डेडिकेशन डेडिकेशन होता है, उसमें कोई शर्त नहीं होती। अटैचमेंट वही है, लगाव है। तो इसमें जब आप किसी का अटैचमेंट होगा तो उसमें कोई कंडीशन नहीं होगी। ये नहीं होता कि रोज शाम को चॉकलेट दोगे तो हमारा तुमसे अटैचमेंट होगा, चॉकलेट नहीं दोगे नहीं। अटैचमेंट इज अटैचमेंट, उसके बदले में कोई चीज नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती है। और अनकंडीशनल सपोर्ट, तो मतलब हु हैज अनकंडीशनल सपोर्ट फॉर हर कंपनी, तो उसका कंपनी के सपोर्ट नहीं किया होगा, अनकंडीशनल लव होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 6 में फिर खाली जगह भरना है, आ जाओ। आवर स्कूल हैड डिसाइडेड टू टेक अस टू द हिमालयस, हमारे स्कूल ने, हमारे कॉलेज ने डिसाइड किया था कि वो हमको हिमालयास पर ले जाएंगे। फॉर एक्सकर्शन का मतलब क्या हुआ? अभियान होता है एक, घूमने उमने का। फिर उसमें आगे लिखा कि आई डैश टू कन्विंस माई मदर टू गिव कंसेंट, और इसके लिए मैंने अपनी मम्मी को मनाने की पूरी कोशिश की कि वो हाँ कर दे कि हाँ बच्चा जाओ। तो पूरी कोशिश की, यहाँ क्या हो गया? पूरी कोशिश की। पूरी कोशिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, ब्रॉट होम द बेकन,
अच्छा, ब्रॉट होम द ब्रेकन में इसको ब्रॉट को अगर हम ब्रिंग करते हैं तो ये मुहावरा मिल जाता है हमको फर्स्ट फॉर्म में। ब्रिंग होम द बेकन का मतलब होता है जब मतलब बाप दादा शाम को ऑफिस से या काम करके ड्यूटी से लौटते हैं तो घर क्या लाते हैं, बेकन लाते हैं। बेकन क्या होता है, पोर्क होता है, सूअर के मांस को कहते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में शाम को खाने में यही बनता ही है। तो जब कोई कमाने वाला घर आते समय, जैसे अपने यहाँ इंडिया में है, खास तौर से अपने यहाँ इंडिया में जो नॉन वेजिटेरियन फैमिलीज हैं, तो जो वर्किंग लोग होते हैं, जो ऑफिस वगैरह से आ रहे होते हैं, तो आते समय रास्ते में सब्जी मंडी पड़ती है, तो झोले में वो सब्जी वब्जी लिए आते हैं। तो ब्रिंग होम क्या होता, इंडिया में क्या अगर मुहावरा बनता तो ब्रिंग होम वेजिटेबल होता, अब इंग्लैंड में था तो ब्रिंग होम बेकन था। इसका मतलब हुआ कि शाम के खाने पीने के लिए या रोजी रोटी या कुछ मतलब खाने पीने की सामग्री को घर ले आना होगा, ब्रिंग होम बेकन होगा। तो उस बच्चे को हिमालय पे एक्सकर्शन पे जाना था, तो मम्मी के लिए ब्रिंग होम बेकन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अब आ जाओ, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब हुआ कोई कसर ना छोड़ना, कोई कसर ना छोड़ना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, इसी को कहते हैं कोई कसर ना छोड़ना। तो उस बच्चे ने, आई ने मम्मी को मनाने की, कन्विंस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, तो सेकंड वाला एकदम अप्रोप्रिएट लग रहा है। अब नीचे तीसरा देख लो, फॉट फायर विद फायर, फॉट को फर्स्ट फॉर्म कर लो, फाइट हो जाएगा। फाइट फायर विद फायर का मतलब क्या हुआ, आग से लड़ने के लिए आग का यूज करना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। आग से लड़ने के लिए आग का यूज करना होता है, फाइट फायर विद फायर, ठीक। मतलब ये हुआ कि जैसे आपका कोई दुश्मन है, आपका दुश्मन आपसे जिस तरह का बिहेव करता है उससे आप उसी ढंग से निपटते हैं। अगर वो तलवार से लड़ता है तो तलवार से, अगर वो ताने मारता है तो ताने मारेंगे। तो हो गया फाइट फायर विद फायर। अच्छा, मेड वेव्स को अगर हम फर्स्ट फॉर्म में लें, मेक वेव्स हो जाता है। मेक वेव मतलब क्या हुआ, लहरें उठना। लहरें उठने का मतलब क्या हुआ, आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो। उसी लहरें उठने का मतलब समुद्र में डिस्टर्बेंस है, तो आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो। तो मेक वेव का मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट करना या डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, ठीक है। 6 हो गए। अब आ जाओ अपने सेवेंथ क्वेश्चन पे। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, वही सब्स्टिट्यूट करो। लिखा है, नॉट ओनली इज माई ब्रदर इंटेलिजेंट, मेरा भाई ना केवल इंटेलिजेंट है। तो नॉट ओनली के साथ क्या लगता है भैया, नॉट ओनली के साथ लगता है बट आल्सो, ठीक, बट आल्सो। तो ये आल्सो टू की जगह पे लगा ही हुआ है, काट देते हैं। तो यहाँ जहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ क्या लगेगा, बट। तो ये चौथा वाला ऑप्शन, बट हार्ड वर्किंग आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो होता है, तो बट लगेगा यहाँ पे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 किससे है, साइनोनियम से है। किस चीज का साइनोनियम बताना है, कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, कहाँ अंडरलाइन किया है, ये लिखा है हिस्टेरिकल। अब देखो, हिस्टेरिकल ऐसे अगर डिक्शनरी में मीनिंग दी जाए तो हिस्टीरिया का मतलब होता है ना, जो दौरे पड़ते हैं किसी को, उसको कहते हैं, विक्षिप्तता वाली कंडीशन होती है, दौरे पड़ते हैं, ठीक। अब पढ़ के देखो जरा, यहाँ पे क्या है, साइनोनियम बताना है, ध्यान रखना। राहुल वाज शेयरिंग सम ऑफ हिज चाइल्डहुड स्टोरीज, राहुल अपने बचपन की कुछ कहानियां शेयर कर रहा था, सुना रहा था। और जो कहानियां थी वो क्या थी, देवर हिस्टेरिकल, वो कहानियां हिस्टेरिकल थी। अब हिस्टेरिकल अच्छे सेंस में है, बुरे सेंस में, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा ये कंजंक्शन। अगर एंड लगाया है, देखो कोई बच्चा अपनी चाइल्डहुड स्टोरी सुना रहा होगा तो ये क्या होगा, अच्छी पॉजिटिव सेंस में होगी। और ये एंड लगने का मतलब हुआ कि यहाँ हम क्या सेंस लेंगे, इसका पॉजिटिव सेंस लेंगे। बेटा अगर यहाँ बट लगा होता, अगर यहाँ बट लगा होता तो किसी के बचपन की कहानियां पॉजिटिव सेंस में हो जाएंगी, बट लगाते ही क्या होगा, उल्टा हो जाएगा मीनिंग, तो उल्टा। लेकिन यहाँ बट लगा नहीं है, यहाँ एंड लगा हुआ है। तो एंड लगने का मतलब हुआ कि ये जो हिस्टेरिकल, कोई अपने बचपन की कहानी सुना रहा है और वो कहानी क्या है, हिस्टेरिकल है। हिस्टेरिकल का मतलब क्या होगा, अब यहाँ पॉजिटिव सेंस याद रखना, वो बीमारी वाले निगेटिव सेंस में लगी नहीं है, किसी के बचपन की कहानी थी और वो क्या होगी, और वो खराब होगी कि अच्छी होगी, और वो अच्छी होगी, खराब नहीं होगी, क्योंकि एंड लगा हुआ है। तो हिस्टेरिकल का मतलब क्या हुआ, गुड सेंस में आ रहा है ये, ठीक है। गुड में या इंटरेस्टिंग कह सकते हो, ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है।
तो अब चलो भरो, इस सेंस का कोई वर्ड भरो, साइनोनियम बताना है। डेंजरस मतलब खतरनाक, नहीं लगेगा। फनी का मतलब क्या हुआ, हाँ ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। स्कैरी मतलब डरावना होगा। इमोशनल मतलब भावुक जज्बाती टाइप का होता है, तो ये नहीं लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, फनी होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है, साइनोनियम है बताना, फिर से किसका, ऑब्लिगेटरी का बताना है। देखो ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है मैंडेटरी। क्या होगा, मैंडेटरी। अब कहोगे मैंडेटरी क्या होगा, मैंडेटरी मतलब होगा एसेंशियल। ठीक है, एसेंशियल मतलब क्या हुआ, बहुत जरूरी। अब कहोगे एसेंशियल का क्या होगा, एसेंशियल का होगा नेसेसरी। चलो करते रहो, लिखते रहो, एसेंशियल नेसेसरी हो गया। अब उसके बाद अब इसकी भी मीनिंग बतानी होगी, तो क्या हो जाएगा, कंपल्सरी। ठीक, क्या हो जाएगा, कंपल्सरी हो जाएगा। कंपल्स हाँ, SORY, ये कंपल्सरी हो गया। ढूंढो इसमें से कोई मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ऑब्लिगेटरी मतलब जरूरी, अनिवार्य, इंपरेटिव। तो मैंडेटरी नहीं, ये चूजन हो गया, लगेगा नहीं। अननेसेसरी, अननेसेसरी होता तो लग जाता, अननेसेसरी नहीं लगेगा, क्योंकि साइनोनियम बताना। एंटोनियम होता तो ये वाला लग जाता, तो अननेसेसरी अभी नहीं लगेगा। कंपल्सरी मिल गया हमको, ये जरूरी है, ऑप्शनल तो उसका एंटोनियम हो जाएगा। क्लियर हो, चलिए आगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भैया, ये है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। चलो बताओ, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है यहां से यहां तक में, इसमें 4 वर्ड छांटा है, उसमें से किसकी स्पेलिंग गलत है, चलो बताओ। तो द राइम ये गलत हो गई, एंड रिदम, राइम एंड रिदम ठीक है। आप पपाइस पोएम ठीक है, आर हाईली ठीक है, सिंबोलिकल SYMBO हाँ ठीक है, सिंबोलिकल भी ठीक है, एंड टाइमली TIMELY हाँ ठीक है, ये भी सही है। तो तीन रिदम, ये राइम गलत हो गई, सिंबोलिकल सही है, टाइमली सही है, रिदम सही है। तो आप कहोगे इस राइम की स्पेलिंग क्या होगी भैया, उस राइम की स्पेलिंग होगी RH लगाओ पहले, RHY। राइम रिदम दोनों में RHY है। रिदम होगा तो इसी के बाद THM हो जाएगा, राइम होगा तो इसी के बाद क्या हो जाएगा, ME हो जाएगा। ये है राइम की स्पेलिंग, तो ये था गलत। आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला हो गया, 1 हो गया। अब आ जाओ 11 नंबर पे। 11 नंबर में क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। किसका, ये देखो बटन जैसा यहाँ पे रखा हुआ है, तो पढ़ना तो पड़ेगा सेंटेंस, तभी मतलब आएगा। देखो द WHO, हु नहीं है, द WHO इशूड अ स्टेटमेंट ऑफ संडे मॉर्निंग ऑन। तो WHO ने संडे मॉर्निंग, संडे की सुबह को एक स्टेटमेंट जारी किया कि दो द ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस में अपीयर टू बी लेस सीवियर, कि हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है कोरोना वायरस का वो लेस सीवियर लग रहा है। लेस सीवियर का मतलब कम सीरियस, कम खतरनाक लग रहा है, लेकिन इट शुड नॉट बी डिसमिस्ड एज माइल्ड। इसको हम माइल्ड कह करके डिसमिस नहीं कर सकते, खतरा इसमें भी है। ठीक है, तो सीवियर, तो लेस को तो हम लेंगे नहीं, लेस को गोली मारी नहीं, क्योंकि लेस ले लेंगे तो मीनिंग बदल जाएगी। केवल सीवियर को अंडरलाइन किया गया है, तो सीवियर का मतलब क्या हुआ, बहुत ही खतरनाक और सीरियस हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, खतरनाक और सीरियस हो जाएगा। तो विदर्ड का मतलब क्या हुआ, मुरझाया हुआ। मुझे बीमारी थोड़े मुरझाती है यार, तो मुरझाया हुआ नहीं लगेगा। जंटल का मतलब क्या हुआ, बहुत ही सौम्य, नरम, जो नुकसानदायक ना हो। तो सीवियर का अपोजिट क्या होगा, यही जंटल लग रहा है। क्योंकि वोरेशियस का मतलब क्या होता है, भुक्खड़। भुक्खड़ समझ रहे हो क्या होता है, भुक्खड़ मतलब क्या हुआ, पेटू। पेटू का मतलब क्या होता है, जो बहुत सारा खाना खाता है, मतलब एक कुकर चावल और एक कढ़ाई सब्जी, रौंद डालेगा जो, उसको क्या कहोगे, वोरेशियस कहता है। सिक का मतलब बीमार होता है। वोरेशियस का एक और वर्ड होता है ग्लटन, GLUTTON। गटल मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा पेटू टाइप का मतलब होता है, बहुत ज्यादा खाता है, खाना खाता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्या बताना है इसमें, अंडरलाइन इडियम दिया हुआ है, तो इस इडियम की मीनिंग बताओ। सेंटेंस पढ़ के देखो, बीइंग एन आर्डेंट प्रोफेशनल। आर्डेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही उत्सुक, जोशीला, उत्साही, जिसके अंदर बहुत ज्यादा पैशन होता है, जोश जुनून होता है। तो एक आर्डेंट प्रोफेशनल होने के नाते द लॉयर ऑलवेज केप्ट, एक वो लॉयर हैं,
वो हमेशा रहते हैं, क्या रहते हैं, अपने क्लाइंट को रखते हैं एट एन आर्म्स लेंथ। एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है, दूरी बनाकर, क्या रखते हैं, दूरी बनाकर रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सर नहीं चढ़ाते हैं, तो ये दूरी बनाकर रखते हैं। तो अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से नहीं होगा। अंडर रैप्स होगा, नो होगा। अलर्ट एंड प्रिपेयर्ड, अलर्ट एंड प्रिपेयर्ड नहीं, बल्कि क्या होगा, एट अ डिस्टेंस। एट अ डिस्टेंस मतलब थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं, तो चौथा वाला ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ अपने, और ये 13 है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। चलो बताओ किसकी स्पेलिंग गलत है। अटॉर्नी सही है, जज ले यही हो गया। जज की स्पेलिंग क्या होती है, JUDGE, ठीक है। अब ये जो इस पे डी और जी के बीच में जो ई लगा हुआ है वो गलत है, JUDGE, तो ये स्पेलिंग क्या होगी, यही आपका आंसर हो गया। जस्टिस मैंने न्याय, लायर मैंने वकील, और अटॉर्नी मतलब भी होता है वकील, लेकिन वो सरकारी वाला होता है वकील, अटॉर्नी, ठीक है। हर अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल दो लोग होते हैं, तो समझ लीजिएगा वही सलाहकार होते हैं सरकार के, ठीक है। और केंद्र सरकार के होते हैं ना अटॉर्नी जनरल, हाँ केंद्र सरकार के होते हैं अटॉर्नी जनरल, जो सरकार के सलाहकार होते हैं, सलाह की ओर से केस वगैरह सरकार की ओर से लड़ते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 में क्या है, अरे दादा रे, ये दिया है आपका क्या, अरेंजमेंट। पढ़ के देखते हैं, कुछ ट्रिक, कुछ क्लू काम करेगा या फिर पूरी मेहनत ही करनी पड़ेगी। लिखा यू कैन यूज प्रॉपर लाइटिंग, आप प्रॉपर लाइटिंग यूज कर सकते हो। रिड्यूस स्क्रीन ग्लेयर, तो स्क्रीन की चमक कम कर सकते हो। आप लोगों के लिए है ना, मोबाइल से दिन भर जुटे रहते हैं। एंड टेक मोर ब्रेक्स, और जब आप देख रहे हो मोबाइल लगातार देख रहे हो, तो इसमें थोड़ा सा क्या ले लिया करिए, ब्रेक ले लिया करिए। अब इन्होंने कहा हाउ एवर वन ऑफ द इजिएस्ट हैबिट, जो सबसे आसान आदत है वो क्या है, टू बिल्ड, आप आदत डाल दीजिए, टू फॉलो 20-20-20 का रूल, 20-20-20 का नियम फॉलो कर लो, ठीक है। आगे लिखा है देयर आर अलर्ट्स ऑफ वेज यू कैन प्रोटेक्ट योर आईज ड्यूरिंग द डे, बहुत सारे तरीके हैं आप अपनी आंखों को दिन के समय में प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि एवरी 20 मिनट्स ऑफ टाइम स्पेंट स्टेयरिंग एट स्क्रीन, अब जब आप 20 मिनट अपनी स्क्रीन को देख रहे हो, तो 20 मिनट के बाद टुक अवे एट एन ऑप्शन, तो वहाँ स्क्रीन से आप निगाह हटा लीजिए। कितनी के लिए, कोई ऐसी चीज़ देखिए जो एटलीस्ट 20 फीट पर हो, और 20 सेकंड तक उसको देखना है। तो ये 20-20-20, ये 20-20 और 20, तो 20-20-20 तो ये है। अब देखो आपको, देखो इसमें जो साइंस है वो नहीं बताने जा रहा हूँ, आपको अरेंजमेंट करना है। तो इन्होंने कहा कि मतलब जो उसमें से एक, पहले इन्होंने बताया तरीका, तरीके में इन्होंने बताया, जिसे यहाँ पर तरीके बता रहे हैं ना, ये ढेर सारे तरीके बता रहे हैं, समझ गए। अब कह रहे हैं कि इसमें से एक तरीका है 20-20-20 को आप फॉलो करो, ये हिल गया, ठीक है। इसमें से एक तरीका है 20-20-20 को आप फॉलो करो। 20-20-20 को फॉलो करने का मतलब ये रहा 20-20-20, और यहाँ कर रहे हैं उसी 20-20 को, एक 20-20 मिनट हो गया, एक 20-20 फीट पे रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट हो गया, एक हो गया 20 सेकंड के लिए। तो ये 20-20-20 जो है ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो एक्सप्लेनेशन होने का मतलब हम Q के बाद S लगाएंगे, हमको इतना मिला है, Q के बाद सटा हुआ S लगाना है। QS किस में है, यहाँ QR दिया हुआ है, नहीं होगा। यहाँ QS दिया है, गुड। यहाँ क्या दिया है, यहाँ Q लास्ट में दिया है, नहीं होगा। यहाँ QS नहीं है, हो गया काम, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो बाकी वाला देखना चाहो तो आरपी लगाना चाहो तो हो सकता है, आरपी में QS तो हो गया ना, एक ही ऑप्शन मिला हमारा QS वाला, हमारा सेकंड वाला ऑप्शन होगा 100% श्योर, मेरी गारंटी है। अब अगर दूसरा आप मिलाना चाहते हो कि क्या क्या होगा, QS तो तय हो गया, अब बचा है PR या RP। तो PR में देखो यहाँ लिखा है, P में लिखा यू कैन यूज प्रॉपर लाइटिंग, ये तरीके हो गए। और यहाँ क्या क्या, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज, यहाँ बताया लॉट्स ऑफ वेज, और यहाँ बता दिया
या प्रॉपर लाइटिंग रखिए, रिड्यूस स्क्रीन ग्लेयर रखिए और टेक मोर ब्रेक लिखिए। 3 उपाय बता दिया। यहाँ पे उपाय की बात हो रही है, इसका मतलब पहले क्या होगा आर, उसके बाद क्या होगा पी होगा। और क्यू एस तो पक्का ही हो गया था, ठीक है। हालांकि मेरा आंसर इसी पेयर में सॉल्व हो गया था, हमें आर पी लगाते ना लगाते कोई मतलब नहीं है। जब दो एक फिक्स मिल जाता है तो और सर मत खपाओ, पहले उतने पे ऑप्शन ढूंढ लो। अगर उस तरह का 2 ऑप्शन होता तो थोड़े और आगे बढ़ते, नहीं तो यहीं पे छोड़ दो, ठीक है, और कोई हो ही नहीं सकता। तो आओ क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, वही कल वाली कहानी है, किस वाले में गलती है, ठीक है। तो यही वाला है, ये इतना लिखा हुआ है, इसमें फिर वही बात है, अगर आप यहाँ एरर पा जाते हैं तो नीचे भी पा जाएंगे। तो चलो पहले ऊपर ही देख लेते हैं एरर क्या है, ठीक है। कि नीचे देखे नहीं, वो यहीं देख लो, देयर आर 3 कप होल्डर्स, ठीक है ना, 3 कप होल्डर रखे हुए हैं। लिखा है प्लेस्ड ऑन द कबर्ड्स, कबर्ड का मतलब क्या होता है अलमारी, ऑफ सेक्रेटेरिएट टेबल, ठीक है। तो अब ये बताओ जो कबर्ड है, कबर्ड क्या होती है अलमारी होती है, तो जो हैंगर हैं कप होल्डर हैं अलमारी के ऊपर रखे जाएंगे कि अलमारी के अंदर रखे जाएंगे, बस इतना इतना सा हमको आप बताओ समझाओ कि जो कप होल्डर हैं वो अलमारी के अलमारी के ऊपर रखे जाएंगे अलमारी के अंदर रखे जाएंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कप होल्डर अलमारी के अंदर रखे जाते हैं, तो यहाँ क्या होना चाहिए, जो लिखा ऑन द कप होल्डर्स, सॉरी ऑन द कबर्ड लिखा है वो ऑन द कबर्ड नहीं होगा, बल्कि क्या होना चाहिए इन द कबर्ड होगा, समझ गए। तो कहाँ है ये लिखा है ऑन द कबर्ड, ये एक ऑन की जगह इन होना चाहिए, आंसर क्या होगा थर्ड वाला होगा, बस खत्म काम। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ये देखो इतना अंडरलाइन किया हुआ है और इस अंडरलाइन पार्ट को हमें क्या करना है इम्प्रूव करना है, अगर यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो। देखो लिखा है ऑस्कर इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड। ऑस्कर जो है, ऑस्कर का नाम सुना ही होगा यार, तैयारी करते हो कैसे नहीं सुनोगे ऑस्कर अवार्ड। तो ऑस्कर जो है मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ठीक है, विच इज इंट्रोड्यूस्ड टू गुड एक्टर्स इन दैट ईयर, जो कि दिया जाता है उन एक्टर्स को जो उस साल बहुत अच्छी एक्टिंग किए रहते हैं। तो अब ये विच इज इंट्रोड्यूस्ड टू नहीं भैया, दिया जाता है, देने के लिए क्या होगा अवार्डेड टू बेस्ट एक्टर्स या अटैच्ड टू बेस्ट एक्टर्स, नहीं अटैच्ड टू फाइन एक्टर्स या नॉमिनेटेड टू फाइन एक्टर्स या रिवार्डेड टू। तो अटैच्ड और नॉमिनेटेड तो होगा नहीं, देने के लिए क्या होगा अब बताओ अवार्डेड होगा या फिर रिवार्डेड होगा। रिवार्ड का मतलब क्या होता है इनाम होता है, रिवार्ड क्या होता है इनाम होता है। जैसे मान लो कि आपने मतलब किसी का पता लगा कि 50 लाख रुपए रखे थे, एक बैग कहीं पे गिर गया और आप ले जाके उसकी बैग उसको वापस कर देते हैं, तो ये क्या होता है उसमें से उसने कुछ पैसे निकाल के आपको दिए, तो रिवार्ड आपके अच्छे काम का रिवार्ड मिला। और अवार्ड जो होता है ना वो सम्मान होता है, ठीक है। अब बताओ ऑस्कर क्या है, रिवार्ड है अवार्ड है, एक्चुअली नोबेल प्राइज हो गया, ऑस्कर हो गया, भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, ये कहते हैं ये अवार्ड है, ये सम्मान है, ये रिवार्ड नहीं है, ठीक समझ गए। और दूसरी बात आप क्लू देखना चाहोगे, दिखा रहा हूं, ऑस्कर क्या है एक अवार्ड है, अगर अवार्ड है तो यहाँ क्या होगा अवार्डेड हो जाएगा, क्लियर। तो क्या लगाना चाहिए यहाँ पे अवार्डेड टू बेस्ट एक्टर्स, समझ गए। चले आगे, हो गया। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में क्या होगा, फिर आप करेक्ट ऑर्डर में लगाओ, किसको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, आ जाओ। द स्पेक्टेकुलर, ठीक है, स्पेक्टेकुलर मतलब क्या एकदम देखने लायक सीन है, कोई दृश्य है, मतलब बहुत बढ़िया चीज होगी। स्पेक्टेकुलर इंडियन इकोनॉमी वर लार्जली बेस्ड ऑन कोल, कोल क्या आगे लिखा एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द, लिखा है द लास्ट 20 ईयर्स एंड द कंसिडरेबल, आगे लिखा है चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द, ठीक है। तो इसके लास्ट में द है और इसके शुरू में द है, ठीक है। तो इसके लास्ट में द, इसके शुरू में द, यानी कि Q के बाद R किसी कीमत पर नहीं लग सकता, तो जितने में ये होगा काट दो,
यहाँ क्यू आर दिया हुआ है तो क्यू आर तो होगा ही नहीं, पहली ही बात खत्म कर दो। अब क्यू आर यहाँ भी दिया हुआ है तो ये थर्ड वाला भी नहीं होगा, दो कटे आपके पास। अब बच रहा है पी आर क्यू एस या एस आर क्यू पी। तो देखो किससे शुरू कर सकते हो, ठीक है, तो पहले किसको करना होगा, ठीक। तो हमें देखना है कि क्या एस से एंड हो पाएगा, ये एस दिया हुआ है ना, एस एक अब काट लेते ना, बिना पढ़े काट के देखो, यहाँ दिखा है एस, एस क्या है एंड में, तो देखो एस का एंड हो सकता है क्या, तो लिखा है ग्रोथ ऑफ, ग्रोथ ऑफ से हम सेंटेंस को खत्म नहीं कर सकते, इसके आगे कुछ बढ़ना चाहिए, मतलब कि हुआ कि ये भी नहीं हो सकता, मतलब एस से एंड सेंटेंस का एस से एंड हो ही नहीं सकता है। अब आपके पास एक ऑप्शन बचा हुआ है कि आप क्या लगा दे, एस आर क्यू पी, ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बुद्धि लगाओ यार, बुद्धि, ठीक है ना, हर जगह ज्ञान से काम नहीं चलता, लगोगे सेट करने सबके बाद सब लगा के, देखें कितना बढ़िया जा रहा है। अरे काट डालो, किसके बाद क्या नहीं, यहाँ डाल एंड में लिखा, इसके शुरू में लगाया, मतलब किसी के पीछे कोई लगना ही है, तो देख लिया दोनों एक, मतलब क्यू के बाद आर लगना ही नहीं है, ऑप्शन ढूंढे तो दो में यही दिया हुआ था, काट दो, एक और बच गया, ऐसे एंड नहीं हो सकता, जब दो बचे तो देख लेना जिसके एंड में जो है उसे एंड हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा, काट दो, एक ऑप्शन बचा लगा लो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, आपको करना है एप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक दिन मैंने बताया था कि एडवर्ब भैया कितने तरह के होते हैं, 4 5 6 तरह के होते हैं। तो इसमें एक होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, काम करने का ढंग बताता है, ठीक है, जैसे कहेंगे फास्ट है, हार्ड है, स्लोली है, ठीक है, पेशेंटली है, सिक्रेटली है, ये सब हो गया काम करने का तरीका हो गया, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आप ये काम कब कब करते हैं, फ्रीक्वेंसी हो गया ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब टू व्हाट फ्रीक्वेंसी या एट विच फ्रीक्वेंसी द एक्शन इज रिपीटेड। जैसे हम कहें कि वो जाड़े में एक आध बार नहाता है, ठीक है, ये तो होता है, तो जाड़े में एक आध बार नहाना, मतलब क्या हुआ, काम क्या हुआ नहाना, और टाइम क्या हुआ जाड़ा। अब कितनी बार हुआ ये, एक आध बार हो गया, दो बार हो गया, मतलब दिवाली को नहाए थे, होली में नहाए थे, तो और एक बीच में खिचड़ी को नहा लिए थे, तो ये हो जाता है ठीक हार्डली, ठीक है। फ्रिक्वेंटली का मतलब क्या हुआ, अक्सर, महीने में 20 दिन जो होता है, 25 दिन जो होता है, वो फ्रिक्वेंटली में आता है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी में आपको आना है हमको। तो देखो इसमें से फ्रिक्वेंसी वाला कौन सा सेंटेंस है, तो यहाँ लिखा है राधा गोज टू नागपुर, ठीक है, टू मीट हर अंकल, टू मीट का मतलब क्या हुआ, ये पर्पज हो गया, ठीक है, तो ये पर्पज वाला हो गया, यहाँ पे एडवर्ब नहीं लगा है। आगे लिखा है राधा गोज टू नागपुर विद ग्रेट अफेक्शन, विद ग्रेट अफेक्शन मतलब होता बड़े अपनेपन के साथ, तो ये क्या हो गया, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। यहाँ लिखा है राधा गोज टू नागपुर फॉर हर ऑफिस वर्क, फॉर हर ऑफिस वर्क मतलब क्या हुआ, ये हो गया रीजन, कारण बताने के लिए, लगेगा नहीं, आपको फ्रिक्वेंसी लगानी है। राधा ऑफन गोज टू नागपुर, ऑफन का मतलब क्या होता है, राधा अक्सर नागपुर जाती है, तो ये क्या हो गया, ये फ्रिक्वेंसी, अक्सर जाती है, कब कब जाती है, अक्सर जाती है, तो ये ऑफन लगा हुआ, तो आंसर कौन सा हो गया, 4 वाला हो जाएगा। अब आ जाओ 19 नंबर पे। 19 नंबर पे क्या हुआ, अंडरलाइन किया हुआ है, लिखा है वेटिंग ऑन मी, तो वेटिंग ऑन मी, वेट के बाद ऑन लग तो जाता है यार, लेकिन सेवा करने के लिए, जैसे कोई पेशेंट वगैरह, कोई मेहमान आ गया, जब कोई पेशेंट है, तो वेट ऑन योर गेस्ट का मतलब क्या हुआ, आप गेस्ट की सेवा कर रहे हैं, उसको अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। लिखा है व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा देर से, तो आई फाउंड, मैंने देखा कि माई चिल्ड्रन वेटिंग ऑन मी, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब इंतजार करने वाले में वेट के साथ ऑन नहीं लगता, क्या लगता है, फॉर। सेवा करने में वेट ऑन लगता है, इंतजार करने में वेट फॉर लगता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये 2 वाला वेटिंग फॉर मी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। 20 क्या कह रहा है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस, एक सेंटेंस दिया उसका करेक्ट डायरेक्ट, देखो यहाँ लिखा द सर्जन सेज, पहले तो सेज को देख लो, सेज किस में है, प्रेजेंट में है, से में एस लगा हुआ है, ठीक। अब यहाँ जहाँ दैट लगा हुआ है वहाँ पे इन्वर्टेड कामा लग जाएगा, ठीक है। यहाँ आई लिखा हुआ है, तो आई डायरेक्ट नहीं आता, इसकी जगह पर यू लगेगा, तभी ये आई होगा। इतने में पहले बनाओ, आप 3 जगह देखना है।
तो द सर्जन सेड तो हो ही नहीं सकता, इनका काम तमाम हो गया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेज, अगर इनडायरेक्ट में सेज है तो डायरेक्ट में सेड कैसे हो सकती है, ये खत्म हुआ। अब आगे लिखा है कि द सर्जन सेड यू कुड गेट, ये कुड है भैया, यहाँ पे शुड लगा हुआ है, शुड को बदलोगे तो कुड नहीं होगा, दो का काम खत्म हो गया, ठीक है। तीसरे में आ जाओ, द सर्जन सेज आई शुड गेट, आई सर्जन ने मुझसे कहा, तो यहाँ पे क्या होगा, सीधे आई नहीं होगा, यहाँ यू रहा होगा। भाई सर्जन जब कह रहा होगा सीधे तो वो यू को बोलेगा ना, सर्जन अपने लिए थोड़े बोलेगा। अगर यहाँ आई लगा दो तो इसका मतलब वो सर्जन से बोला, तो फिर गलत हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। अब एक ऑप्शन बचा आपके पास 4 नंबर का, लगा लो बिना कहे सुने, द सर्जन सेज, ये भी ठीक है, यू शुड गेट पूरा का पूरा सही है, 4 नंबर पे आ जाओ। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से 25। क्या होता है पता है आप लोगों को, सीधे पहुंचो कहाँ, क्वेश्चन में। छोटा सा पैसेज है, पढ़ लो, लगा लेते हैं। एवरीथिंग वी नो अबाउट नॉन एवियन डायनासोर्स, नॉन एवियन डायनासोर्स मतलब जो उड़ते नहीं थे, एवियन का मतलब क्या, उड़ने वाले, जो नॉन एवियन मतलब जो उड़ते नहीं थे। तो नॉन एवियन डायनासोर्स के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं, इज, वो चीज क्या है, डैश फॉसिल्स, फॉसिल्स का मतलब क्या हुआ, जो अवशेष हैं, फॉसिल हैं। और विच इंक्लूड, इन फॉसिल्स में क्या इंक्लूड है, बोन्स हो गई, इनके टीथ हो गए, इनके फुटप्रिंट्स हो गए, इनका ट्रैक हो गया, इनके एग्स हो गए, और इनका स्किन इम्प्रेशन, इम्प्रेशन मतलब कहीं कहीं पे इनकी स्किन की छाप पड़ी हुई है, तो वो चीज़ हो गई। तो हम जो कुछ भी नॉन एवियन डायनासोर्स के बारे में जानते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारी जानकारियाँ इन चीज़ों पर क्या है, इन चीज़ों पर डिपेंड है। तो 1 के लिए हम सुटेबल वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, डिपेंड यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड लगाओगे तो ऑन भी लगाओगे। तो आंसर देखना चाहोगे तो क्या होगा, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन हो सकता है, हेल्ड ऑन नहीं होगा, टेकन आफ्टर नहीं होगा, गिवन इन नहीं होगा, या तो डिपेंड ऑन होता, ठीक है, या तो फिर क्या है बेस्ड ऑन, तो बेस्ड ऑन लगा सकते हो, ठीक है। एक पिलर हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरे वाले के लिए चलो देखते हैं, मेहनत करते हैं। अब यहाँ तक हो गया, यहाँ लगाओ फॉर सेंचुरीज, मतलब क्या हुआ, सदियों तक, कई 100 सालों तक। पीपुल थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जो इंसान थे, हैव डैश, इन लोगों ने हैव डैश मतलब सोचा होगा, क्या सोचा होगा, अमेजिंग फॉसिलाइज्ड बोन्स, ठीक है, ठीक। तो मतलब इंसान जो सदियों से इंसान डैश करता रहा है, वुड हैव डैश करता रहा है, क्या, अमेजिंग फॉसिलाइज्ड बोन्स, मतलब क्या हुआ, जो फॉसिल्स में बोन्स मिलती हैं उनको इकट्ठा करता रहा, फुटप्रिंट्स को इकट्ठा करता रहा। तो ये क्या करता है, सदियों तक इंसान डायनासोर्स की इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करता रहा, उनको ढूंढता रहा, खोजता रहा। अर्ली फाइंड्स, जो शुरू शुरू में हमको प्राप्त हुआ, जो जानकारियाँ प्राप्त हुई, जो चीज़ें इतनी मेहनत करने पर मिली, वो चीज़ें इंसान को इंस्पायर करती हैं। इंस्पायर करती हैं, किस किस चीज़ को इंस्पायर करती हैं, देखो एंड के बाद फेयरी टेल लिखा है, तो इसके पहले भी कुछ परी कथा, लोक कथा, ऐसे ही कोई चीज़ होगी। मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूँ, वो किस में बताया था, MTS वाले में बताया था। अगर किसी फिलर के पहले या बाद में एंड दिया हो, तो अब यहाँ पे जैसे इसके बाद में दे दिया एंड ना, तो एंड के बाद वाली चीज यहाँ कॉपी करो और इसी से मिलती जुलती चीज यहाँ पे होगी, नॉट सेम बट सिमिलर, ठीक है। तो जब ये चीजें मिली तो अर्ली फाइंडिंग्स जो थी उसने इंस्पायर किया किसको, फेयरी टेल्स को, फेयरी टेल्स को, तो यहाँ क्या होगा, कहानियां होंगी, और क्या होगा, एंड पीपुल डैश दैट, और पीपुल को, लोगों को ये लगने लगा था या लगता था कि दीज बोन्स बिलोंग्ड टू, ये जो बड़ी बड़ी हड्डियां हैं डायनासोर की, बिलोंग्ड टू डैश, किससे बिलोंग करती हैं, डैश से, या ह्यूज मॉन्स्टर्स से। अब ये मॉन्स्टर्स दिया है तो मतलब ये 5 नंबर पर भी मॉन्स्टर जैसा ही कोई चीज होगा। मॉन्स्टर का मतलब क्या हो गया, दैत्य हो गया। अगर यहाँ दैत्य है तो 51 नंबर पर, सॉरी 5 नंबर पर राक्षस लगा दो, और क्या होगा, दैत्य हो गया, राक्षस हो गया, असुर हो गया। अगर यहाँ मॉन्स्टर लिखा है तो यहाँ पर भी, ठीक है, 5 पर भी राक्षस का ही कोई भाई बंधु आएगा, ठीक है। अब चलो भरते हैं। तो ये फिर फर्स्ट वाले के लिए हम लोग भर चुके हैं बेस्ड ऑन। तो आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर
22 ये फिलर नंबर 2 हो गया। तो यहाँ जाओ, यहाँ के लिए क्या लगाओगे? तो यहाँ कहा कि सदियों से इंसान, पूरी दुनिया का इंसान क्या होता, अमेजिंग फॉसिलाइज्ड बोन्स और फुटप्रिंट्स को क्या करता रहा है, इनको डिजाइन करता रहा। आदमी क्यों डिजाइन करेगा? वो डायनासोर के अवशेष हैं, तो हम डिजाइन करेंगे कि हम उनको खोजेंगे, पाएंगे। ये हो गया। मतलब किसी हीरोइन का कपड़ा थोड़े ना बना रहे हैं, या हीरो का कपड़ा थोड़े बना रहे हैं कि डिजाइन करेंगे। तो हम क्या करते रहे, डिस्कवर करते रहे। ठीक है, ये हम खोजते रहे हैं। ठीक। फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है? कभी किसी लोहे वाली दुकान पर जहाँ खिड़की दरवाजा ये सब बनता है वहाँ गए हो, वहाँ लिखा होता है फलाने फैब्रिकेटर्स। तो फैब्रिकेटर्स का मतलब क्या हुआ? निर्माण करना, मैन्युफैक्चर करना। तो ये बताओ कि इंसान जो है वो अमेजिंग फॉसिलाइज्ड बोन्स को का निर्माण थोड़े करता है यार। बोन्स को या उसके डायनासोर के अवशेषों को कोई बना थोड़े रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इन्वेंटेड में देखो, इन्वेंटेड होना चाहिए या डिस्कवर होना चाहिए? क्या अंतर होता है? डिस्कवर का मतलब वो चीज़ें थी, हमने उनको खोज ली। और इन्वेंटेड का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें नहीं थी हमने बना ली, तो ये आविष्कार होता है। जैसे बल्ब नहीं था, एडिसन ने बनाया, तो वो इन्वेंशन किया था। ठीक है। इंडिया की खोज की थी किसने? वास्को डी गामा ने। तो इंडिया पहले से था, उसने इंडिया को बनाया नहीं। वास्को डी गामा डिड नॉट इन्वेंट इंडिया, बट वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया, क्योंकि इंडिया पहले से था। तो हम भी डायनासोर्स के जो फॉसिल्स हैं उनको बना थोड़े नहीं, उनको तो हम ढूंढ ही रहे हैं जो पहले से थे यहाँ पे। क्लियर होगा? तो डिस्कवर्ड क्यों होगा। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे। ठीक है, तो ये रहा आपका 3। क्वेश्चन नंबर 25 नहीं है जी, क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, फिलर नंबर 3 है। अब यहाँ पे क्या लगाओगे? ये बताओ। तो कहा था ना, इसने जो हम लोगों को शुरू शुरू में मिला, इसने फेयरी टेल्स को और किसको इनकरेज किया, इंस्पायर किया? तो फेयरी टेल के साथ ऑनर लगेगा? नहीं। फेयरी टेल के साथ लेजेंड्स लगेगा? हाँ, लेजेंड लगेगा, पौराणिक कथाएं होती हैं। फेयरी टेल के साथ फेम या सेलिब्रिटी नहीं लगना है, लेजेंड्स लगना है। हो गया। ठीक है, आगे चलें। तो ये 3 पे हो गए। अब आ जाओ आप कौन से वाले पे? 4th वाले पिलर पे। कहाँ पे? यहाँ पे। तो उस बीच लोगों को क्या कहता था? लोग एम्ड, या लोग अरेंज्ड, या लोग अपोज्ड, या लोग इमेजिन्ड। तो लोग क्या करते थे? आगे बात को पहले समझो। बात ये दिया हुआ है कि ये जो लंबे लंबे बड़े बड़े अवशेष हैं, ये राक्षसों के अवशेष होंगे। तो उस समय का इंसान क्या कर रहा था? इस बात को एम कर रहा था, अपोज कर रहा था, अरेंज कर रहा था, या इमेजिन कर रहा था? तो इमेजिन कर रहा था। जब बड़े बड़े डायनासोर के बड़े बड़े अवशेष मिल रहे थे, तो उस दौर के इंसान ये इमेजिन कर रहा था कि ये सारी चीजें, इतने बड़े बड़े दांत वगैरह राक्षसों के होंगे। ठीक से समझ में आ गया? तो ये इमेजिन कर रहे थे। तो राक्षस और किससे इमेजिन करा देंगे बताओ? राक्षस, अब यहाँ 5 नंबर पे देख लो क्या है, और ह्यूज मॉन्स्टर्स। अब यहाँ लिखा और के साथ ह्यूज मॉन्स्टर दिया हुआ, तो यहाँ पे वही मॉन्स्टर की तरह का कोई आएगा। अभी देखो स्पिरिट, स्पिरिट देखो भटकती आत्मा होती है, देह नहीं होती है। समझ में आ रहा है ना? स्पिरिट क्या होती है? असंतुष्ट आत्मा होती है, भटकती आत्मा होती है। ये शरीर में नहीं रहती। जब शरीर में नहीं रहेगी तो उसका अवशेष कहाँ से होगा? तो स्पिरिट और घोस्ट का अवशेष नहीं होगा, उसके शरीर नहीं होती है, बॉडी छोड़ चुका होता है। ठीक है। और डेविल क्या होता है? डेविल भी शैतान होता है, ये भी आत्मा है। तो ये सब आत्माएं, इनका नहीं होगा। जाइंट का मतलब क्या होता है? जाइंट मतलब होता है राक्षस, इसके शरीर होता है। तो राक्षस के अवशेष हो सकते हैं, स्पिरिट, घोस्ट और डेविल के अवशेष नहीं मिलेंगे, उसके फॉसिल्स नहीं मिलेंगे। क्लियर? तो ये 25 क्वेश्चन किसका था? ये था सेट नंबर 10 के कितने? 25 क्वेश्चन। करो गुणा, कितना हो गया? 250 हम लोग लगा चुके हैं। 1000 करना है, 250 कर चुके हैं। अब आपको अंदाजा लग गया होगा, ठीक है ना, कि हमें धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं। 1/4 गिरा दिया तो मतलब 3/4 भी धीरे धीरे गिर जाएगा। ठीक है। तो ये आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप होता है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। क्लियर? और तब तक आप लोग मौज करिए। मौज मतलब इतनी मौज ना करिए कि पढ़ने के समय नींद आने लगे। पढ़ाई करो, स्वस्थ रहो, ठीक सुबह सुबह टहला करो, पौष्टिक खाना खाओ,
ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो घर पे रहते हैं मम्मी पापा जिनके साथ रहते हैं उन्हीं को मिलता है, यार खुद से भी बना सकते हो ना, चलिए भिगोओ खाओ, ठीक है। तो चलिए ये तो सलाह की बात हो गई, फिर हम लोग मिलेंगे कल वाले सेशन में, और तब तक वेट करिए और खाते पीते मस्त रहिए। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।